हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक तो पहले हम डिफरेंशिएशन में जो dy बाई डी एक्स का की वैल्यू tan थीटा के बराबर होती है, जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था पिछली बार जिसमें वेलोसिटी मैक्सिमम आया था, तो मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी पे डिपेंड कर रही है तो किन कंडीशन पर वो मैक्सिमम होगी और किस कंडीशन पर मिनिमम होगी, और उससे हम फिजिक्स में किस तरह से रिलेट करेंगे। एक दो क्वेश्चंस भी और ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो हम dy बाई डी एक्स ये रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि स्लोप क्या चीज है। स्लोप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अगर ट्रेस करें और वो एंगल अगर थीटा हो, तो जो tan थीटा टर्म आती है उसे हम कहते हैं स्लोप। स्लोप इज टेंजेंट ऑफ an angle made by a straight line slope is tangent of an angle made by a straight line with positive direction of x axis traced anti clockwise। तो ये हम इसको m से डिनोट करेंगे। तो m की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा होगी। और and tan theta is positive between 0 and 90. Tan theta is positive between 0 and 90, and in this range tan theta increases with increase in। थोड़ा सा उतना इंटरेस्टिंग ये भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये समझ लेंगे तो फिजिक्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जहां पर इसका किसी न किसी रूप में इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना। ऑल ओवर द फिजिक्स हर चैप्टर में जहां जहां दो वेरिएबल होंगे वहां दो वेरिएबल्स में ये कर्व आएगा या स्ट्रेट लाइन आएगी, तो उसका स्लोप यहाँ पर दिखाना होगा। m की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा होगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये डिफिनीशन में ही आ गया, और इसमें एक पॉइंट अगर और नोट करें, नोट for a straight line tan theta is positive। क्या? For a straight line tan theta is positive, but for a curve tan theta
वेरीज, tan थीटा वेरीज। जैसा कि इसमें हम दिखाना चाहें, दो ग्राफ दिखा रहे हैं, एक में अगर हम इसे y ले रहे हैं, ये x ले रहे हैं, फिजिक्स में y और x चेंज होता रहेगा, y और x चेंज होता रहेगा। तो इसमें अगर इस पॉइंट पर हम थीटा लें, इस पॉइंट पर थीटा लें, तो जैसे जैसे x वेरी कर रहा है tan थीटा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंगल क्या रहेगा, करिस्पॉन्डिंग एंगल, और जब थीटा चेंज नहीं होगा तो tan थीटा चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि हम बता रहे हैं, फॉर ए स्ट्रेट लाइन tan थीटा इज पॉजिटिव, बट फॉर ए कर्व tan थीटा वेरीज, दैट इज slope varies with change in independent variable, change in independent variable। इसको तो और अगर समझाने की कोशिश करें कि y और x किस तरह से होते हैं, कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने पोजीशन और टाइम लिया था, थोड़ा सा ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस समय हम ग्राफ समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है आप इतना जरूर समझ लीजिए कि इसमें अगर ये y है और ये x है, इस टॉपिक को एक बार और कवर करेंगे जिस समय ग्राफ पढ़ा देंगे। तो अगर y और x है तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो x एक्सिस से एंगल ये आ रहा है थीटा 1 एट x इज इक्वल टू x1। लेकिन इस पॉइंट पर आप देखें तो यहाँ पर ये जो थीटा 2 एंगल हो जाएगा, कहाँ पर, x इज इक्वल टू x2। तो आप देख सकते हैं कि ये थीटा जो है ये चेंज हो रहा है विद चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें एक्चुअली जो ग्राफ ड्रा करते हैं तो y और x में जैसे कि कोई ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 1 ले लिया तो y की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 4 आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 5 आ जाएगी। और फिर x की वैल्यू अगर 2 ले लें तो 2 2 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो आप अगर, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये जो हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिकल टूल तो 11th क्लास के लिए बच्चों के लिए किया हुआ है। तो 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ सकता स्लोप कहाँ से आ गया, स्ट्रेट लाइन क्यों आ गई, कर्व कैसे आ गया, जो 10th मूविंग है, हालांकि पढ़ाया 6th 7th से ही जाता है, थोड़ा मतलब उनको माइंड में डालने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट है 0,3, यानी x की वैल्यू 0 है और y 3 है। फिर क्या है 1,5, फिर क्या है 2,7। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 लिया गया है और ये x की वैल्यू 2 लिया गया है। आप जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट से इन्हें मिला दीजिए तो ये आपका इस ग्राफ का, ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसका ये कुछ इस तरह से आ रहा है कि जब भी कभी जो 10th के बच्चे हैं समझ लें x और y में अगर लीनियर इक्वेशन होगी, क्या x और y में अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन ही आए। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x 0 रखेंगे y 0 आ जाएगा, x 1 रखेंगे y जो है अगेन 1 स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन x 2 ले लें तो y क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर हम इस ग्राफ को डिनोट करें, थोड़ा सा इसे हम रब कर दे रहे हैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। यहां पर अगर इस ग्राफ की बात करें और यहां पर ले लें, एक ग्राफ ये था
टॉपिक थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा हम समझाना चाह रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि अगर ग्राफ ड्रा कर कोई कर्व इस तरह से दिया हुआ था और ये स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने देख रखा है कि जो स्लोप है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा अगर हम डिफरेंशिएट कर दें इसको, अभी हालांकि वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। अगर जो है ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, 0 है तो y भी 0 है। इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। हालांकि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि x इंडिपेंडेंट हो जाए और y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट और y इंडिपेंडेंट हो जाए। फिलहाल देखिए यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं, तो x 0 है तो y 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, और x की वैल्यू 2 ले लें तो y इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4, और x की वैल्यू 3 ले लें तो y जो है 3 स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। इस ग्राफ को फिर प्लॉट करें तो आप देख रहे हैं एक पॉइंट तो आ रहा है 0 0, दूसरा पॉइंट आ रहा है 1 1, तीसरा पॉइंट आ रहा है 2 4 और फोर्थ पॉइंट आ रहा है 3 9। अगर आप इसे प्लॉट करें तो एक पॉइंट ये आ रहा है, फिर 1 1 ये होगा, और फिर 2 4 कहीं इधर आ जाएगा, 3 9 इस तरह से आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा और ये कर्व आ जाएगा। क्या होगा, ये कर्व आएगा। यहाँ पे y है और यहाँ पर x है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर स्लोप की बात अगर करें तो यहाँ थीटा एंगल ये आ रहा है। इस पॉइंट पर अगर स्लोप की बात करें तो थीटा एंगल ये आ रहा है, थीटा 1 थीटा 2। तो इसमें क्या है, स्लोप चेंज हो रहा है और यहां पर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अब हम ये बात करेंगे कि y इज इक्वल टू, जो अगर x y किसी फंक्शन में है x के, तो dy बाई डी एक्स क्यों tan थीटा हो जाता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर जिस तरीके से आपको याद होगा, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये किए थे कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 जो था, क्या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 था। तो ये वैल्यू क्या आ गई थी, हमने कहा था कि इसको हम जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, और अगर कहीं v डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है तो ये एवरेज वेलोसिटी है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया था। और इसी को हमने क्या कहा था, ds बाई dt, और इसको रिप्रेजेंट किया था क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। अब v की वैल्यू अगर ds बाई dt है, तो यहां पर अगर s की जगह y हो और t की जगह x हो, तो यही dy बाई dx है, और s और t बदलता रहेगा। इसको हम लोगों ने ये भी यूज किया था कि यहां पर अगर हम डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख दिए थे पिछली क्लास में, तो ये एवरेज एक्सीलरेशन था। लेकिन अगर इसमें हम कंडीशन इंपोज कर दे रहे थे, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आ जा रहा था, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और ये क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। हम यहां जनरल ले रहे हैं अभी कि y ग्राफ या कर्व बिटवीन y एंड बिटवीन y एंड x, y और x के बीच में कोई ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर x चेंज हो रहा है, ये y चेंज हो रहा है।
जिस तरह से इस केस में आप समझ लिए थे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो जब डाला था, जैसे यहां पर कोई पॉइंट ए ले लिया और कोई पॉइंट बी ले लिया, तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें एक्स और वाई, और ये मानते हैं कि इस पॉइंट पर जैसे कि ये एक्स था और ये क्या था, डेल्टा एक्स ले लें। डिफरेंस को जहां पर h2 माइनस s1 आ गया था उसमें हमने डेल्टा s लिया था। थोड़ा सा और इसे रिलेट कर लें तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया था ये कोई बॉडी t इक्वल टू t1 पर x इक्वल टू लिया गया था s1, और फिर t इक्वल टू t2 पर x क्या लिया गया था s2। तो इसमें जो ये t1 था तो हम लोगों ने लिया था कि इसको s2 माइनस s1 अपान t2 माइनस t1, और इसको हमने डेल्टा s लिख दिया था और फिर ये डेल्टा t लिया था। इसी में आगे कंडीशन इंपोज करके इस तरह से किया गया था। और यहां पर अगर वेलोसिटी मान लीजिए v इक्वल टू v1 लिया था और ये v इक्वल टू v2 लिया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, v2 माइनस v1 अपान क्या t2 माइनस t1। इसी को हम डेल्टा v लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं डेल्टा t। हम यहाँ समझाने जा रहे हैं कि स्लोप को समझाना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमको ये ग्राफ ले रहे हैं कि y और x में ऐसा कोई कर्व दिया है, और इस पर एक पॉइंट हम लेते हैं x और y, और दूसरा ले लेते हैं x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। तो एक तो ये आप समझिए कि इस पॉइंट से अगर हम इसे ज्वाइन कर दें, जरूरी नहीं है ओरिजिन पे आए, बाय चांस आ गया है तो आ गया है, लेकिन कहीं इधर उधर भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर ये एंगल थीटा है तो आप इस ट्रायंगल में समझने की कोशिश करिए कि ये डेल्टा एक्स है तो ये भी डेल्टा एक्स होगा, और ये क्या है, डेल्टा वाई है। एंगल अगर ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा। यहां आप देख सकते हैं कि स्लोप m इज इक्वल टू क्या, tan थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए बी। अगर c डाल दें तो आप tan थीटा जानते हैं कि BC अपान क्या होगा, AC, और व्हाट इज BC, डेल्टा y, एंड व्हाट इज AC, डेल्टा x। तो डेल्टा y अपान क्या, डेल्टा x। अब सवाल ये है कि m इज इक्वल टू डेल्टा y, यानी स्लोप डेल्टा y बाई डेल्टा x हो गया है। When b approaches to a, आप बताइए तो डेल्टा x approaches to क्या हो गया, g। b और a बहुत क्लोज जब हो जाएंगे तो ये लाइन कहीं इसको टच करती इस तरह से निकल जाएगी, इस केस में ये थीटा होगा। यानी b और a यहां पर क्या थी, इस केस में कार्ड थी, इस केस में क्या थी, कार्ड थी। जब b और a अलग अलग कट कर रहे हैं इस कर्व को जब b और a अलग अलग कर्व कट कर रहे हैं तब तो ये कार्ड है। when b is very close to a, when b approaches to a, तब डेल्टा x क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो भी नहीं, ऑलमोस्ट जीरो। तब आप यहां लगा सकते हैं कि m विल बी नथिंग बट लिमिट डेल्टा x approaches to 0, डेल्टा y by डेल्टा x, and this will be nothing but dy by dx। तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो स्लोप है, स्लोप इज नथिंग बट dy by dx। फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने मोशन इन 1D के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर t2 माइनस t1 सेकेंड्स में कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस s1 है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो थी एवरेज वेलोसिटी थी। अगर इसे लिखना भी चाहें तो व्हाट इज दिस, एवरेज वेलोसिटी। और लेकिन अगर हम ये कहें कि डेल्टा टी को कम कर दें, जैसे आप ये समझिए कि 11 ओ क्लॉक कोई मेट्रो एक स्टेशन से जाती है, फिर 12 ओ क्लॉक वहां पहुंच जा रही है, तो हमें अगर
सॉरी 10 ओ क्लॉक जाती है और 12 ओ क्लॉक किसी दूसरे स्टेशन पे पहुंचती है, तो पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, और तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर मोमेंट 11 ओ क्लॉक आप चाहते हैं, 10 ओ क्लॉक स्टार्ट की, 12 ओ क्लॉक यहां पहुंच रही है, अगर आप 11 ओ क्लॉक चाह रहे हैं, इसका देखना चाह रहे हैं क्या स्पीड थी, तो वो ये जो स्पीड आएगी ये फॉल्स रीडिंग होगी। इसको करेक्ट चाहिए, करेक्ट करने के लिए आप 11.00001 इस टाइम पर क्या पोजीशन है S2 और इस टाइम पर क्या पोजीशन है S1, ये डिफरेंस आप S2 माइनस S1 निकालेंगे, यानी डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, 0.001 आ रहा है। ये 11 ओ क्लॉक था और ये 0.001 ओ क्लॉक हो रहा है। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि डेल्टा टी यहां कंडीशन इंपोज कर गई, जैसे ही कंडीशन इंपोज किया गया तो डेल्टा की जगह टर्म डी यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको इस तरह से लिखेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। जो न्यूमरेटर में होगा उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो डिनोमिनेटर में है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया है, वो इसको रिलेट किया गया है। हम रिलेट करना चाहते हैं किससे, स्लोप से। कोई एक कर्व दिया हुआ था, ये जो कर्व है गिवन था, हमें ये देखना है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्लोप क्या होगा। तो हमने कोई दो पॉइंट ए और बी लिए। ए पर पॉइंट हमने ऐसा लिया कि एक्स और वाई वेरिएबल है, वहां पर एक्स इंक्रीज करके यहां तक एक्स था, ये डेल्टा एक्स हो गया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। यहां पर ये वाई था, ये वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, तो वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अगर हम ये देखें कि इसको ए बी और सी यहां पर पॉइंट ले लें, परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो आप ये देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आप देख सकते हैं कि एम tan थीटा पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। कहीं भी स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल ट्रेस हो रहा है वो होगा, तो ये tan थीटा हो गया, और ये होगा क्या, BC अपान AC। BC की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई, और ये डेल्टा एक्स है। हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये हर पॉइंट पर अब बदलता रहेगा, क्योंकि एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन में सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन इंपोज किया कि व्हेन B एंड A आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब ये बहुत क्लोज हो जाएंगे तो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जैसे ही कंडीशन लगेगी तो dy बाई डी एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ पर जो आज ये लेक्चर लिए हुए हैं, ये थोड़ा सा, वैसे तो 11th क्लास के लिए बहुत सिंपल करा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अगर सिंपल करते रहेंगे, कुछ न कुछ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो, जैसे बच्चा अगर कहीं चलने का प्रयास ना करे, गोद में ही बैठा रहेगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, तो हो सकता है कि ये समझने में आपको दिक्कत जरूर हो रही होगी, लेकिन बीच बीच में ऐसा होगा जहां थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा ये। और अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो आप फिर कंपटीशन कैसे निकालेंगे। हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आप इतना ही पढ़ करके IIT हो चाहे PMT हो सिलेक्ट हो सकें। फिजिक्स के लिए ये चीजें बिल्कुल टूल हैं, जैसा कि मैथमेटिकल टूल्स, ये टॉपिक का ही नाम है। तो आप ये देखें कि m जो है dy बाई डी एक्स है, स्लोप जो है dy बाई डी एक्स, ये जो है कल हमने यूज किया था, हम फ्लो में यूज कर गए थे। बाद में हमने, मतलब लेक्चर के बाद हमने सोचा कि हो सकता है 11th के बच्चों को ये नहीं समझ पा रहे हैं, वो न्यूमेरिकल याद करिए, जिसमें हमने कहा था फाइंड द पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो हमने फिर वो dv बाई dt निकाला था, और dv बाई dt को जीरो किया था, कि वो वहां पर क्यों उसको जीरो कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमा है, जो हम अब बताएंगे। हम यहाँ अभी y और x में ही लेंगे, आगे क्वेश्चन जब आप अप्लाई करेंगे तो पूरा फिजिक्स में एक आध क्वेश्चन इस तरीके से आता ही आता है, तो आप उसको देखेंगे कैसे करना है। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। इतना हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि जो m है, स्लोप है किसी भी कर्व का, वो क्या होता है, tan थीटा होता है। अब
अगर हमने दो ग्राफ लिए थे, एक स्ट्रेट लाइन लिया था और इसमें हमने कहा था ये अगर y है और ये x है, ये y इक्वल टू हमने लिया था क्या 2x + 3 लिया था। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx आ जाएगा और कितना आएगा 2 × x 1 और प्लस क्या 0 हो जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं dy बाई dx और ये क्या हुआ 2 हुआ, यही क्या है स्लोप है। तो आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। जैसा कि हम बता रहे थे बाद में कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम इस तरह से भी यहां देखना चाहें कि अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, सारे ही एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये चेंज होने का कोई सवाल है नहीं। और जब थीटा चेंज नहीं होगा तो m = क्या है tan थीटा, ये भी चेंज नहीं होगा। वही अगर हम सेकेंड जो ग्राफ लिए थे वो ये लिए थे क्या y = x², ये क्या था y = 2x + 3 का ग्राफ था। दूसरा जो हमने ग्राफ लिया था वो ये लिया था वेरिएबल जिसमें हम दिखाना चाह रहे थे y = क्या x²। आप इसे डिफरेंशिएट करें dy बाई dx, दिस इज 2x और यही क्या था m था और ये क्या था tan थीटा था एंड दिस इज 2x। और इसका मतलब क्या है, देखिए स्लोप में x वेरिएबल आ रहा है तो x के साथ साथ ये चेंज होता रहेगा। ये ग्राफ हम लोगों ने ड्रा करके कुछ इस तरह से बनाया था, ये y था और ये x था, ये ग्राफ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो अलग अलग होगी, थीटा अलग अलग होंगे। ये हमने पिछली बार एस्टेब्लिश किया है, यही बताना चाह रहे हैं। बात हम करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आएंगे ये मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड होंगे और हम नहीं चाहते कि जब बीच में कोई न्यूमेरिकल इंट्रोड्यूस करूं, खास करके 10th मूविंग 11 जो बच्चे अभी 11th में आए हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। इसमें हम ये कह रहे थे कि अगर हम यहां कोई ग्राफ ले रहे हैं y ये और x की वैल्यू ये ले रहे हैं और ग्राफ कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, तो यहां पर अगर इस पॉइंट पर देखें तो ये और ये मैक्सिमा और मिनिमा भी लोकल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं। इस तरह से एक गली में कोई गुंडा हो सकता है तो दूसरी गली में दूसरा हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर इस रीजन में आप देख सकते हैं कि ये y क्या है मैक्सिमम है, इससे भी इससे भी। इसके पीछे आएंगे तो ये रिड्यूस होगा y, आगे जाएंगे तो रिड्यूस होगा। और यहां पर देख सकते हैं टेंजेंट अगर ड्रा करें तो टेंजेंट क्या होता है पैरेलल हो जाता है किसके x एक्सिस की, और टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस से ही एंगल लेते हैं तो थीटा क्या होगा 0 और m = क्या dy बाई dx और ये होता क्या है tan थीटा इज tan 0 यानी 0। तो अगर मैक्सिमा है तो यहां पर क्या जो होगा 0, यहां हमने मैक्सिमा दिखाया है। लेकिन अगर हम मिनिमा ले लें तो मिनिमा के लिए भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये y ले लें, इस पॉइंट पर y ले लें और यहां पर y कंसीडर करें तो दिस y इज मिनिमम। थोड़ा सा पहले आए थोड़ा सा बाद में जाएं तो वो जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इंक्रीज करेगा y, इस तरफ भी पीछे जाने पर भी इंक्रीज करेगा, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है ये मिनिमा है। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर भी थीटा क्या है 0 है तो m will be dy by dx and this will be tan theta and this is tan 0 and this is 0। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमा के लिए भी स्लोप 0 है, मिनिमा के लिए भी स्लोप 0 है। जैसे कि वहां हमने dv by dt किया था तो t की वैल्यू निकाली थी, उस t पर हमने पोजीशन निकाला था। तो ये फिजिक्स में इतना डिटेल में नहीं आएगा, वैसे ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, बहुत खिंच जाएगा, बहुत आगे तक हो सकता है। हम इसको बहुत सिंपल वे में उस तरह से मैक्सिमा मिनिमा समझाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे शेर जब अपने बच्चे को मुंह में जबड़े में ले लेता है तो दांत नहीं लगने पाते। तो मैक्सिमा मिनिमा जो टफ रीजन आ रहा है, जैसे यहाँ तो देखें बहुत ही कॉम्प्लिकेट, dy बाई dx पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तो वहां पर क्या होता है मैक्सिमा, यहाँ क्या है dy बाई dx tan थीटा 0 से, चूंकि नहीं इसमें स्लोप नहीं तो 90 से ज्यादा हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव जाए तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि बायो के भी स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं। हम यहाँ एक चीज इतना बस और बताएंगे कि कहीं अगर कंफर्म करना हो कि ये मैक्सिमा है
तो फार मैक्सिमा dy बाई डी एक्स विल बी जीरो, एंड जब जीरो करेंगे पॉइंट आ जाएगा, एंड d2y अपॉन dx2 क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब आप dy बाई डी एक्स की जीरो करेंगे, x के टर्म्स में होगा, x की वैल्यू आ जाएंगे, और x की वैल्यू और उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ds बाई dt किया और फिर dv बाई dt, तो dv बाई dt क्या है, जैसे dv बाई dt नथिंग बट d2s अपॉन dt2। तो अगर जब दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको d2y अपॉन dx2 के फॉर्म में लिखते हैं, और वो निगेटिव होगा किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। और बात अगर मिनिमा की होगी कि फार मिनिमा, तो मिनिमा के लिए dy बाई dx क्या होगा, जीरो होगा, एंड d2y ओवर dx2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये फिर मैथमेटिक्स के रीजन में पहुंच जाएंगे, एकदम प्योर मैथमेटिक्स हो जाएगी। लेकिन यहां तक अगर आप देखें तो इतना आपको फिजिक्स में समझना ही होगा। अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कुछ आप अपने को यूनिक रिजल्ट चाहते हैं तो विदाउट मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि हर चैप्टर में इसका यूज होगा, और कुछ है ही नहीं, सिंपल एक बार डिफरेंशिएट किए, जीरो किए, इससे x की वैल्यू आ जाएगी, और उसके उस पर्टिकुलर वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव चेक कर लिए। हालांकि आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, ज्यादातर मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमा के लिए आपने वैल्यू निकाल लिया, इतना ज्यादा इसका भी यूज बहुत ही रेयर में आएगा। फिलहाल इतनी नॉलेज आपको जरूरी थी, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक एक चीज को समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने फिर आपको बता रखा है कि आप फोन नंबर में फिर एक बार लिख देता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें तो उस तरह से हम करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हम पहले तो 12 का ही बात शुरू किए थे, कि काफ़ी 11th क्लास के, मतलब हम बेसिकली ड्रॉपर के लिए ही शुरू किए थे, लेकिन 11th क्लास का काफ़ी आ गया तो मैंने फिर इसको स्टार्ट किया है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग और देखेंगे, आगे और किया जाएगा। हम आज अब टॉपिक इंटीग्रेशन भी लेना चाह रहे हैं। इस पर क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा में तो फिजिक्स के हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन, कोई हर जगह दो वेरिएबल होंगे, और दो वेरिएबल में आप क्या करेंगे कि अगर जो पर्टिकुलर चीज मैक्सिमा होगी उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, टी की वैल्यू निकल आएगी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसकी वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव आप चेक करना चाहें चेक कर लें, अदरवाइज टी की वैल्यू ही आपकी पूछी जाएगी, जो कि हम लोग शायद कर चुके हैं। हम लोग अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है, इसको अगर डिफाइन करें, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल वे में आप अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो मैं आपका टीचर हूं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो हम यहां ये कहते हैं कि अगर हम x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप देख सकते हैं n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। जैसा कि आप डिफ्रेंशिएशन कर ही चुके हैं, n प्लस 1 ये कोफिशिएंट में आ जाएगा पावर, और पावर जो होगी 1 से रिड्यूस हो जाएगा। आप देख सकते हैं x टू द पावर n। यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, x की पावर n आ रहा है, तो सिंस d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 क्या आ रहा है, x टू द पावर आ रहा है। तो डिफिनेशन इंटीग्रेशन की क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑपरेशन ऑफ
डिफरेंशिएशन, तो उस डिफिनीशन से क्या चीज हो जाएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू, इंटीग्रेशन का साइन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा क्या, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहां इस तरीके से जैसे आप करें तो ये एक्स की पावर एन प्लस वन हमने यहां लिया था, आपने अगर यहां लिया होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस 20 अगर हम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन एन प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन और प्लस क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 20, तो ये 1 अपॉन एन प्लस वन इंटू क्या होगा एन प्लस वन एक्स टू दी पावर एन प्लस वन माइनस वन प्लस जीरो। तो यहाँ पर अब भी क्या है, x की पावर n आ रहा है। जैसे कि आप जो है हमारे स्टूडेंट हैं, तो कोई और अननोन पर्सन आपसे हो और वो आपसे कहे कि मेरी फोटो दिखा के ये मेरे टीचर हैं, तो कोई ये चौंकने वाली बात नहीं है, उसके भी हम हो सकते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये भी है, यानी हम इसके भी टीचर हैं, लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है तो हम इसके भी टीचर हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टूडेंट रहा होगा। हाँ, ये अलग है कि कोई फोटो आपके फादर की दिखाए और कहे कि ये अननोन हो आपसे और कहे मेरे पापा हैं, तब जरूर कोई बहुत बड़े घोटाला चौंकने वाली बात है। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें एक्स पावर एन आ रहा है, इसको भी डिफरेंशिएट करें तो एक्स पावर एन आ रहा है, तो अगर इसको डिफरेंशिएशन से एक्स की पावर एन आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर n का इंटीग्रेशन प्लस 20 भी हो सकता है। लेकिन अगर प्लस 20 की जगह प्लस 30 लिया होता, 40 लिया होता, कुछ भी लेते, तो ये टर्म तो डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट का 0 ही हो जाएगा, तो वो भी आ जाता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई भी चीज आ सकती थी, तो यहां हम कोई भी कांस्टेंट c लिख देते हैं और c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो फाइनली जो है इंटीग्रेशन इस तरह से ये माना जाएगा, क्योंकि c वहां इन्वॉल्व रहेगा। जहां c कोई नहीं होगा तो ठीक है, c कांस्टेंट वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगा। अब चूंकि ये कांस्टेंट क्या होगा, ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये c की वैल्यू पता नहीं है क्या है, तो इसको हम कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। यहां पर जो है c जो है, c की वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट आएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे कि इंटीग्रेशन x की पावर 3 है, तो ये क्या होगा, फार्मूला देखिए लगाए, फिर x की पावर क्या 3 प्लस 1 अपान क्या 3 प्लस 1 और प्लस c अपने आप रखना ही रखना। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपान 4, यानी इंटीग्रेशन x की पावर 3, x की पावर 3 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4 अपान 4 प्लस c। लेकिन अगर कहीं दिया हो इंटीग्रेशन 5x2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर इंटीग्रेशन x2 dx, ये क्या हो जाएगा 5x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में है वो भी हट जाएगा, कंप्लीट इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और प्लस, लेकिन c आप जानते हैं लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या 5/3 x की पावर 3 प्लस c। और अगर कहीं इंटीग्रेशन साथ साथ में अगर ये दिया हो, इसको मिटा ही देता हूं, ये समझाने के लिए बताया था, मिटा दे रहे। अगर कहीं मान लीजिए इस तरह से हम ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन 7x दिया हुआ है dx,
तो ये क्या होगा 7 बाहर इंटीग्रेशन x dx, तो ये हो जाएगा 7x टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस c, और ये 7x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इंटीग्रेशन 20 dx हो, तो 20 बाहर इंटीग्रेशन dx, तो ये क्या आ जाएगा 20x और प्लस। कंप्लीट अगर इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर दें और आपसे कहा जाए इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 5x2 प्लस 7x प्लस 20 dx। अब ये इंटीग्रेशन प्योर इस तरह से अगर हमें दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे कि इंटीग्रेशन x3 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन x2 dx प्लस 7 इंटीग्रेशन x dx और प्लस क्या हो जाएगा 20 इंटीग्रेशन dx। अब देख सकते हैं कि यहां से आप फिर अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 प्लस c नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ C1 लिखें, C2 लिखें, C3 लिखें, C4 लिखें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 की जगह सिर्फ C डाल देंगे। जैसे कहते हैं कि जो नमक है एक साथ डाल दिया जाता है पतीले में, ये नहीं होता है कि प्लेट में आप खाने चले तो फिर नमक डाल रहे हैं, तो अलग अलग नहीं एक साथ। तो इसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है एक साथ जोड़ेंगे, x की पावर ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 1 अपान क्या 2 प्लस 1 प्लस 7x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 20 इंटीग्रेशन dx है वो x होता है, अलग से समझा लें। इंटीग्रेशन कहीं dx है तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 dx, तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 0 dx। तो ये क्या हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c यानी x प्लस c। तो याद रखेंगे कहीं इंटीग्रेशन dx है तो ये x हो जाता है, या यूं समझे इंटीग्रेशन और डी रिवर्स फेनोमेना है तो सीधा x आ जाएगा, तो ये 20x हो जाएगा। और प्लस साथ में अब जो है हम c लिखेंगे, अब जो है हम c लिखेंगे एक साथ, प्लस ये बात समझ आ गई। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपान 4 प्लस 5x3 अपान 3 प्लस 7x2 अपान 2 प्लस 20x प्लस। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, अगला नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी बात करेंगे, और काफी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हम इसको फिर अब रिलेट करते हैं फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो हम लोगों ने किया था। यहाँ पर अब जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन को, वो मोशन इन 1D में, मोशन इन 1D जो चैप्टर है इसमें, इसी में आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आया था। और हम लोगों ने कर रखा है कि v जो है क्या है dx बाई dt और a क्या है dv बाई dt। और अब जो हम प्रॉब्लम देने जा रहे हैं, जैसे कि आपको इस तरह से x दिया था और आप x को क्या किए डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या आ गया v आ गया, और फिर v जब आ गया तो v को भी आपने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया a आ गया। x को डिफरेंशिएट किया v को डिफरेंशिएट किया a। तो आप रिवर्स प्रोसेस में देखें कि a को इंटीग्रेट करें तो v और v को इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं और उसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ है तो उससे हम पोजीशन या वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यह बात दे रहे हैं, यहाँ c निकालना होगा तो कंडीशन भी दी जानी चाहिए। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि इसको अलग कर दें।
v क्या है dx बाई dt और a क्या है dv बाई dt। ये हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में कर चुके हैं। और अब जो है बात इसमें हम मोशन इन 1D के लिए जो करना है, मोशन इन 1D क्वेश्चन इस तरह से ले रहे हैं कि इफ एक्सीलरेशन एक्टिंग on a body moving in one dimension या moving in straight line path, अगर आप करें स्ट्रेट लाइन पाथ को ही मोशन इन 1D कहेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या, इफ एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई A is equal to 60 plus 4। क्या, एक्सेलरेशन A is equal to 60 plus 4, find velocity and position of particle, position of particle या body, position of body, find velocity and position of body if it starts in at t is equal to 0 with velocity 20 meter per second from x is equal to 10 meter। ऐसे फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स में उस तरह से नहीं समझा जा सकता, लेकिन ये प्रैक्टिकल है तो ज्यादा अच्छे से कि अगर हम इसको सॉल्व करें कि a दिया है आपको 60 प्लस 4 और आपको निकालना है v यानी वेलोसिटी और क्या पोजीशन यानी x निकालना है। तो इसको निकालने के लिए a आपको पता है dv बाई dt है, तो ये dv बाई dt हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट 60 प्लस 4। क्या हो जाएगा 60 प्लस 4, तो dv जो होगा वो 60 प्लस 4 dt हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन dv, और हमने बहुत पहले बता रखा है कहीं भी इंटीग्रेशन dx है तो ये x हो जाएगा इंटीग्रेशन d रिवर्स ऑपरेशन, और मैंने 1dx लेकर के भी किया है। तो इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा, इंटीग्रेशन dw w हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 60 प्लस 4। अब हमने एक इंटीग्रेशन आपको करके दिखाया था, वो तो काफी बड़ा था। इंटीग्रेशन dv v हो जाएगा ये 6t dt और प्लस 4 इंटीग्रेशन dt। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन dv जैसे v आ गया है तो 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो v की वैल्यू जो होगी वो 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस c। बट क्या हुआ है कि बट एट t इक्वल टू 0 ये आपको फाइंड वेलोसिटी इफ इट स्टार्ट्स माने t इक्वल टू 0 v कितना दिया है 20 दिया है। तो इस इक्वेशन में v के प्लेस पे 20 रखिए और t की जगह 0 रख दें, तो 3t स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 0 और प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू 20 आ गई। तो v के लिए एक्सप्रेशन आ गया है क्या 3t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 20। ये एक्सप्रेशन वेलोसिटी का है। आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया था, इफ एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ बॉडी इफ इट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम x इक्वल टू 10 एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर, तो एट t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू कितनी है 20, तो कर दिया ही था, और एट t इक्वल टू 1
v की वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 20, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 27। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आपको निकालनी हो सकती है और ये इसका एक्सप्रेशन रहेगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पर हमें पोजीशन भी निकालनी है, तो हमने कहा जैसे a को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा, तो v को इंटीग्रेट करें तो x आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें अब कैसे निकालेंगे x, तो x के केस में जो v के लिए एक्सप्रेशन आया था तो कितना आ गया था, v का एक्सप्रेशन ये आया है 3t स्क्वायर प्लस क्या 4t और प्लस 20, ये एक्सप्रेशन आ गया था। आप ये देखिए कि अब आपको वेलोसिटी से पोजीशन निकालना है, तो आप v को क्या लिख सकते हैं dx बाई dt एंड दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20। तो आप जानते हैं कि dx हमें निकालना है और dt इस तरफ ले आएंगे, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 20 dt और फिर ये इंटीग्रेशन dx 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस 4 इंटीग्रेशन t dt प्लस 20 इंटीग्रेशन सिर्फ dt। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये x आ जाएगा और ये कितना आएगा 3t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस 4 क्या आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस 20t और प्लस क्या एक कांस्टेंट तो रहेगा, इसको c डैश कर दें, वहां पे c लिया था। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई 3 से कट जाएगा t क्यूब प्लस क्या 2t स्क्वायर प्लस 20t और प्लस c डैश। याद रखें कि यहां पर फिर कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, x की वैल्यू क्या आ रही है t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 20t और प्लस c डैश। तो आप c डैश निकालने के लिए क्या करेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 x आपको दिया है, कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 मीटर, तो x के बेस पे 10, ये 0 ही आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा प्लस c डैश, यानी c डैश की वैल्यू 10 आ गई। ये हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से कराया है, डेफिनिट से फिर एक बार कुछ एग्जांपल्स लेके करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 डैश की वैल्यू 10 आ गई, तो t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 20t और प्लस कितना हो जाएगा 10। एट t इक्वल टू 0 अगर पूछें तो x की वैल्यू 10 आएगी जो आपको दिया ही था, और एट t इक्वल टू 1 अगर पूछा जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 1 और प्लस 10। ये वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 33 मीटर। ये एप्लीकेशन था इंटीग्रेशन का, तो इसे आप नोट कर लेंगे ठीक से।